यार इस खास कंपैरिजन में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के दो प्राइम मिनिस्टर ने जीडीपी, इंडिया की जो जीडीपी है उस पर क्या इफेक्ट डाला या कोरोना ने क्या इफेक्ट डाला। नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह जो कि काफी पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और नरेंद्र मोदी जो कि प्रेजेंट जो है वो सबका कह सकते हैं। हाँ नहीं, नरेंद्र मोदी तो प्रेजेंट है ना। हाँ जी, हाँ प्रेजेंट ये जो प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। देखते हैं किसने जनाब इंडिया को टॉप पे कौन ले गया, किसने एक रास्ते पे डाला था इंडिया को, जिस जगह पे आज इंडिया जो है वो पहुंचा हुआ है। हाँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है नवाब और मेरे साथ मौजूद है वेलकम टू रोही रिएक्शन। यार ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू ने ये वीडियो अपलोड की हुई है और इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू को आपने जरूर सपोर्ट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बिल्कुल, आइए वीडियो देखिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन के जरिए जानने की कोशिश करेंगे भारत की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में। इंडियन इकोनॉमी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कंपेयर कर एक क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर पास्ट से लेकर कितने चेंजेस आए हैं हमारी इकोनॉमी में और कैसा रहेगा आखिर इस फील्ड में भारत का फ्यूचर। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, इनक्रेडिबल फॉर यू से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप फेस कैम करें ना यार, बहुत अच्छी वीडियो थी आपकी। तो अगर शुरुआत करें पास्ट से तो ये बात हर कोई जानता है कि भारत को एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता था। शुरुआती सदियों में भारत की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी के 30% से भी ज्यादा हुआ करती थी। मतलब दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था मिलाकर जो सारा पैसा बनता है उसका 30% सिर्फ और सिर्फ भारत के पास था। लेकिन हिस्ट्री में ट्रेड करके जो हमने अपनी इकोनॉमी मजबूत बनाई थी, उसी ट्रेड का बहाना लेकर भारत में आए कुछ लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हिस्ट्री की सोने की चिड़िया का कंट्रीब्यूशन 1947 में दुनिया की इकोनॉमी में 30% से घटकर सिर्फ 3% तक सिमट कर रह गया था। यानी कि आप खुद ही सोचो कितना ज्यादा पैसा लुटा गया था भारत से, जिसकी मदद से आज कुछ वेस्टर्न देश इतने ज्यादा अमीर बने बैठे हैं। यानी कि भारत को आजादी भी तभी मिली थी जब हमारे पास कुछ नहीं बचा था और फिर से शुरुआत करनी थी अपने देश को आगे बढ़ाने की। एक बात और है जिसे आप में से लगभग सभी लोग जानते होंगे, वो ये कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हो या फिर आपके पूर्वजों ने तो इसमें काम जरूर किया होगा, क्योंकि मेरी फैमिली ने भी किया है। वो इसलिए क्योंकि 1947 में आजादी के बाद एग्रीकल्चर ही वो चीज थी जिसने लोगों को खाने के लिए रोटी भी दी, कुछ लोगों को काम करने के लिए रोजगार भी, और देश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक ताकत भी। लेकिन हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के भरोसे देश को ज्यादा समय तक आगे लेकर नहीं जा सकते थे। वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, जिस कारण भारत में भी इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई। लेकिन भारत सरकार के उस समय सोशलिस्ट पॉलिसी थी। मतलब इकोनॉमी के लिए भारत सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में रखती थी। कौन सी कंपनी को लाइसेंस मिलेगा, कौन सी बंद होगी, ये सब उनके कंट्रोल में ही था। यहाँ पर भी असल में लोगों की राय बटी रहती है कि क्या ये सही था या नहीं, क्योंकि शायद हम लोग उस समय उस डर से अभी तक नहीं उभरे थे जिसमें हमें ट्रेड का लालच देकर हमारे देश पर कब्जा किया गया था। लेकिन इससे नुकसान ये हो रहा था कि पहले से एस्टैब्लिश्ड कंपनीज भी बंद हो रही थी, जिस कारण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी उस रफ्तार से नहीं हो रही थी जिस रफ्तार से उसे होना चाहिए। और गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती भी ये रही कि उन्होंने इसको बहुत लंबे समय तक खींच लिया। 1990 के दौरान आए भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद फिर कहीं जाकर सरकार की नींद टूटी, जब हालात इतने बुरे हो गए कि हमारे पास सिर्फ 10 से 15 दिन का ही पैसा रह गया था। और तब जाकर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, जिस कारण फाइनली कंपनीज इंडिया में आनी शुरू हुई। कई बार मैंने अपने ही चैनल पर ये चीजें देखी हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि चीन इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर गया। तो चीन ने वो स्टेप्स जो हमने 1990 के दशक में उठाने शुरू किए अपने देश को डेवलप करने के लिए, वो चीन ने हमसे कई साल पहले ही उठा लिए। डेन ज़ाओपिंग ये वही चाइनीज लीडर थे जिनको आप मॉडर्न चाइना का फाउंडर कह सकते हैं। इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद फाइनली भारत की इकोनॉमी वापस पटरी पर आई। 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस का भी भारत के ऊपर कोई बहुत बुरा असर नहीं हुआ। यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसे काफी अच्छे से मैनेज किया। 2014 से अगले 4 साल यानी कि 2018 तक भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से हुई थी। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो बदल गया है, जिसमें कुछ हाथ हमारा है और कुछ हालातों का। 2019 में भारत की इकोनॉमी थोड़ी डाउन होने लगी थी, लेकिन 2020 में चमगादड़ों ने इसे लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया। 2020 में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ -7.3% रही थी, शायद हमारी आजादी के बाद से अब तक सबसे बुरी। यानी
अगर इंडिया के प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जाए तो इंडिया की जीडीपी रैंकिंग इस वक्त दुनिया के 6ठे नंबर पर है। हाँ, पिछले साल ही कोरोना की वजह से हमारी रैंकिंग जीडीपी में गिर गई है और हम जीडीपी रैंकिंग में इस वक्त 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि पिछले साल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़नी तो छोड़िए नेगेटिव में चली गई। इस वक्त की अगर बात की जाए तो 2021 की हमारी नॉमिनल जीडीपी करीबन 3.05 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास रहेगी, यानी कि पिछले साल के मुकाबले अब धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। ट्रिपल पी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भी इस साल हम करीबन 10.21 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास जा सकते हैं। यानी कि अगर बात की जाए जीडीपी ग्रोथ रेट की तो करीबन 9 से 10% के बीच इस वक्त जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की गई है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 डिजिट्स तक चली जाए, यानी कि 10%। पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो 2020 में इसमें भी डिक्रीमेंट देखने को मिला था, लेकिन इस साल वापस थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट पर कैपिटा जीडीपी में भी देखने को मिल रहा है, जो लगभग $2191 हो गई है 2021 के लिए। खैर, पर कैपिटा के मामले में हम आज भी दुनिया के काफी सारे देशों से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। हम भले ही अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो, लेकिन पर कैपिटा के मामले में हम दुनिया के बहुत ही ज्यादा देशों से पीछे है, जिसमें इस वक्त ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। 2020-21 में इस वक्त सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर। 1947 में जैसे एग्रीकल्चर हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, उसी तरह से आज के समय में सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और अगर बात की जाए फ्यूचर की तो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ करीबन 11% तक हो सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने भी ये एस्टिमेशन लगाया है कि हो सकता है आने वाले 2 सालों में भारत वापस कोरोना से रिकवर होकर दुनिया की फिर से सबसे तेज गति से ग्रो होने वाली इकोनॉमी बन जाए। असल में सर्विस सेक्टर यानी कि आईटी फर्म्स वगैरह के साथ साथ एनर्जी सेक्टर भी भारत के लिए फ्यूचर में काफी अच्छा स्कोप देखा जा रहा है। यानी कि अभी जैसे कुछ समय पहले तक इकोनॉमी में एक तरफा बड़ा दबदबा वेस्टर्न कंट्रीज बनाकर रखती थी, उन्हें आने वाले समय में कुछ ही सालों में एशियन कंट्रीज एक अच्छी खासी टक्कर देने वाली हैं। प्रेडिक्शन है कि भारत 2025 तक यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं, 2028 में जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की 4थी और 2030 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और 2050 तक दुनिया में 3 सबसे बड़े इकोनॉमिक जायंट्स होंगे, जिसमें पहला होगा चाइना, दूसरा इंडिया और तीसरा अमेरिका। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें अभी प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन 2018 में हमारी 2020 के लिए भी काफी अच्छी थी, लेकिन 2020 में चमगादड़ों ने आकर सबकी बैंड बजा दी। और आने वाले समय में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसकी खैर हम पूरी तरह से गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन गवर्नमेंट धीरे धीरे स्टेप्स ले रही है और अगर कंट्रीब्यूशन हम लोगों का भी रहे तो आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी भी काफी ज्यादा ब्राइट हो सकती है। बाकी तो अगर आप इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। रिक्वेस्ट करूंगा इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू से कि भाई आप फेस कैम करें, क्योंकि जो आपने फेस कैम की वीडियो बनाई थी वो हमें बहुत ही ज्यादा जो है वो पसंद आई थी। तो बात करें अब कंपैरिजन की, तो भाई ये जान के मैं तो भाई बिल्कुल ही क्या शौक सा हो गया हूँ कि इंडिया 2050 तक अमेरिका को पीछे छोड़ के दूसरे नंबर पर आ जाएगा चाइना के बाद। बिल्कुल यार ये छोटी प्रेडिक्शन नहीं है, बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। और जापान में जो अंदाजा लगाया जा रहा है 2030 में जापान को पीछे छोड़ जाएगा। जापान को आप देखें कितने मतलब सालों से जो है वो टॉप कंट्रीज में आ रही है अपने प्रोडक्शन की वजह से। उनकी जो चीज बनाई होती है वो एक हर बंदा एक गर्व कर सकता है कि भाई मेरे पास जापान की चीज है यार। इतना मतलब उनका प्रोडक्शन लेवल, इतना क्वालिटी वो जो हाई देते हैं, इसका मतलब इंडिया उसको भी पीछे छोड़ेगा यार। और इंडिया यार मैं समझता हूँ इंडिया में सिर्फ एक चीज ऊपर जानी चाहिए, वो है कैपिटा पर इनकम। ये जो चीज है ना ये कम है, क्योंकि इंडिया में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा जो है वो ऊपर है, बहुत ही ज्यादा रिच पीपल है, और कुछ जो है वो बहुत ही ज्यादा नीचे हुए हैं। बिल्कुल हाँ, ये चीज जब इंडिया में कम होगी ना तो फिर देखेंगे इंडिया उड़ के ऊपर जाएगा। ये नजर आ रहा है, और ये नजर आ रहा है जिस तरह वो उनकी जो है गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स जो है ले रही है। तो यार इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू की वीडियोस जो थी इसमें आपको क्या लगा? इन्होंने सही अपने सारे स्टेप्स बताए, इन्होंने सही इंफॉर्मेशन दी है या अपनी तरफ से कोई रद्दो बदल किया है? हमें तो बिल्कुल ही ओरिजिनल लग रहा था, क्योंकि हम काफी वीडियो देखते रहते हैं, आप लोग जानते ही हैं।
तो यार आपने ये कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना बताना है। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, रोहित रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें मजीद वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।